हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनटीपीसी सीरीज में आज फिर हम आपके सामने रेलवे का अगला सेट लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज मैथ्स में हम नंबर सिस्टम को यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं, बट वैसे नहीं जो ट्रेडिशनल तरीका है, क्योंकि आप जिस पेपर को देने जा रहे हैं उस पेपर में ऑब्जेक्टिव पेपर है वो, और उस ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं और 4 ऑप्शन में से एक टिक करना होता है जो सही आंसर है आपका। ठीक है, तो आपको मैथ्स उतनी ही सीखनी है जितना आपके पेपर निकालने भर काम आ सके। ये नहीं कि मैथ में रिसर्च करना है, आपको पूरा मैथमेटिशियन बनना है। ठीक है, आज वैसे ही बिना फॉर्मूले को यूज करते हुए और कैसे आसानी से सवालों को 99% सवालों को हम लगा सकते थे, आज यहाँ देखेंगे। सीखेंगे बेसिक्स भी बट शॉर्ट ट्रिक भी, कि कैसे आप उसको अप्लाई करोगे एग्जाम के अंदर। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, और इस सवाल को हम लोग लगाएंगे। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि व्हेन किसी संख्या को जब 335 और 265 के योग से भाग दिया जाता है तो भागफल के रूप में जो हमें मिलता है वो 335 और 265 के अंतर का 3 गुना है, और शेषफल के रूप में 35 प्राप्त होता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं पेन भी नहीं उठाने दूंगा इस सवाल में। एक सेकंड रुक जाना, बस जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बस समझ लो जो वो कह रहा है। ठीक है, जो मैंने वादा किया वैसे ही इस सवाल में करने वाले हैं, देख लेना तुम खुद ही। कहा क्या जा रहा है कि एक संख्या को जब इनके सम से भाग देना है, मान लो वो संख्या n है, और जब आप इनके सम से भाग दोगे तो दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, 600। जो 600 आपका आ रहा है, तो कहा जा रहा है कि जो आपके पास भागफल प्राप्त होता है वो इन संख्याओं के डिफरेंस के 3 गुना है। तो इन संख्याओं का डिफरेंस कितना है, 0 और 13 में से 7 जाएगा 6, 70। उसका 3 गुना है, 70 इंटू 3 है। ठीक है, और जो रिमाइंडर बचता है वो 35 बच रहा है। जो रिमाइंडर बच रहा है वो शेषफल बच रहा है 35 बच रहा है। तो कह रहा है ये संख्या n है क्या, यही कह रहा है। अगर मुझे n निकालना होता तो मैं कहता कि n बराबर जो फॉर्मूला होता है, ये अगर भाज्य है जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं, सॉरी डिवीजर, और इसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, और इसे हम लोग कोसेंट बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, भागफल। भागफल और इसे शेषफल या रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि n बराबर होगा 600 इंटू 210 प्लस 35। ठीक है, तो मुझे ये बात पता चल गया कि 600 प्लस दिस और माइनस ये प्लस 35 वो हमारा नंबर देगा। अगर मैं उसमें से 35 माइनस कर दूं तो वो नंबर पूरा 210 इंटू दिस से डिविजिबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, अगर हम देखा जाए तो इसमें 6 है और इसमें 100 है और इसमें 3 है और इसमें 7 है, 70 है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 18 इंटू, और 7 पे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा 18 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा 18 किसका फैक्टर है, 9 का फैक्टर है। तो 18 जिसे डिवाइड देगा 9 भी उसे डिवाइड देगा। जैसे कि 18 का मल्टीपल 36 54, तो 9 से भी वो कटेगा। तो मतलब जो यहाँ ऑप्शन है, अगर सब में एक्स्ट्रा 35 है, अगर मैं 35 माइनस कर दूं तो सभी 9 से कटने लगेंगे, और 9 से कटने का नियम क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो उसका सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए। तो मैं 35 माइनस करता हूं और चेक करता हूं कि सम ऑफ डिजिट किसका 9 बनना। अगर यहां से मैं 35 माइनस करूंगा तो ये डबल जीरो हो जाएगा। अब अगर इनको आपस में जोड़ूंगा तो 7 5 12, 12 12 और 2 14, 1 15, 15 और 1 प्लस 5 कितना आ रहा है, 6। ये नहीं है। अगर यहां से 35 माइनस करूं तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। 5 और 4 9, हटा दो, 2 और 3, इसका सम ऑफ डिजिट कितना रहा, 3। ये भी नहीं होगा। 35 यहां से भी हटाओ तो डबल जीरो बन जाएगा। इनको जोड़ो आपस में, 8 और 1 9, और 2 और 2 4 आ रहा है, इसका सम ऑफ डिजिट, ये भी नहीं होगा। 35 यहां से माइनस करो, ये भी जीरो बन जाएंगे, ये भी जीरो बन गए। इनको आपस में जोड़ो, 6 2 8 और 1 9, और 0 0 तो जीरो ही होंगे सम उनका। तो इसका सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा, मतलब कौन ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन। तो मैंने आपको बोला था कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही आपको सवाल सॉल्व करा देगा, ना कि मल्टीप्लाई करना। हो सकता है इस बार थोड़ा डाटा आसान हुआ, जो आप मल्टीप्लाई करके 35 जोड़ते फिर आंसर निकालते, या इस सवाल को छोड़ देते, बट उस सवाल में छोड़ना नहीं था, बस ऑब्जर्वेशन करना था कि क्या फॉर्मूला लगता है और क्या ऐसा हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल था, देखा। नहीं तो आप ये बेसिक फॉर्मूला 210 प्लस 35 से आप वो नंबर निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से भी आपका आंसर वही आएगा। देखो, अगर आप निकालना चाहोगे तो आंसर वही आएगा। ये बनेगा, अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 126, इस पे 3 जीरो प्लस 35, 126 तो एक ही में है, वही हमारा आंसर है। 35 ऐड करोगे 126 35 हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो देख रहे हैं सवाल में मैंने बोला था कि पेन भी नहीं उठाना और सवाल लग जाएंगे, बट हाँ बेसिक डिविजिबिलिटी रूल तो आना चाहिए ना कि 9 की डिविजिबिलिटी अगर आपको आ रही तभी आप लगा पाओगे। अगर 9 की डिविजिबिलिटी नहीं आ रही, 3 की डिविजिबिलिटी नहीं आ रही, अगर नंबर सिस्टम आपको सीखना है तो आपको डिविजिबिलिटी इसी में से आप सीख जाओगे, क्योंकि 3, 9, 7 और मैं जितने सवाल आने वाले हैं उन सब में आपको सिखाता चलाऊंगा। अभी 9 का मैंने सिखा दिया कि सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है तो। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। आप खुद भी पढ़ना और इसे लगाने की कोशिश करना और देखना कि ये सवाल आपसे लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि पेपर निकालना जो होता है वो ऐसे ही नहीं निकलता है पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, और इस पेपर को आपको लगाना चाहिए, क्योंकि 3-4 महीने बाद फिर यही पेपर ऐसा ही पैटर्न आपके सामने आ रहा होगा और आप वहां नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे पेपरों को लगाने की प्रैक्टिस वैसे नहीं करना है कि बिल्कुल बेसिक से ही लगाना है। ठीक है, अपना भी कुछ कॉमन सेंस यूज करना है सवालों के लिए। जैसे ऐसे सवालों में देखते हैं क्या कर रहा है कि 8 डिजिट नंबर है, ये दिया हुआ है आपके पास, और किससे डिविजिबल है 88 से। फिर एक और 8 डिजिट नंबर है और वो किससे डिविजिबल है 9 से। तो कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन लिख दी गई है, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रही। उस इक्वेशन के अंदर है क्या क्या, देखो x है, y है और z। तो x, y और z है कहां, पहले यहां सिर्फ x और y दिख रहा है, z कहां दिख रहा है मुझे, यहां दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है तो पहले इस नंबर को लिख लेना 3x 5 4 7 9 y 4 डिवाइड बाई 88। अब मैं 88 का टेबल तो हमें आता नहीं, तो हम लोग 88 को ब्रेक करेंगे कैसे, 11 इंटू 8। अगर 11 इंटू 8 करूंगा तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 8 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी और 8 की डिविजिबिलिटी दोनों आज यहीं आप सीखोगे। 8 से अगर कोई भी नंबर डिवाइड जाना चाह रहा है, मान लो एक बड़ा नंबर में लिख दूं 1 4 9 8 2 4, अगर ये मुझे चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट को मैं डिवाइड दूंगा। अगर मुझे चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट को डिवाइड दूंगा। मुझे चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो लास्ट के डिजिट को सिर्फ 2 से डिवाइड दूंगा। अगर लास्ट का डिजिट 2 के लिए कट जाता है तो नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाते हैं तो पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल है। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाते हैं तो पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल है। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए मुझे पता है कि ये 9y4 को 8 से डिवाइड देना होगा। अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, क्या कि वहां आपसे पूछा ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो y प्लस में है और x भी प्लस में है और z माइनस में, तो x और y की आपको मैक्सिमम वैल्यू लेके चलनी है। ठीक है, और z की मिनिमम वैल्यू लेके चलेंगे तभी ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल यहां से आउटकम आ पाएगा। तो पहले देखते हैं 8 से डिविजिबल होने के लिए एक बार में जाएगा 8 से, यहां आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा y। अच्छा, अब अगली बार जो भी नंबर यहां आने वाला है उसके आगे 4 आएगा, तो 4 8 के टेबल में कहां कहां आता है, जो 4 किसी यूनिट प्लेस पे जो 8 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि 24 64, मतलब अगर यहाँ पे 2 या 6 आएगा तो ये नंबर पूरा कट जाएगा 4 से y की। तो y को अगर यहाँ मुझे कोई वैसी वैल्यू लेनी है जो 2 यहां आए या फिर 6 आए, तो 2 के लिए क्या लेना होगा, अगर मैं 0 ले लूं तो 8 से 2 एक बार में जाएगा और ये कितना आ जाएगा यहाँ 2 और 4 से कट जाएगा। तो y की एक वैल्यू क्या हो गई 0, y की एक वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, क्योंकि y की वैल्यू यहां लिख रहे हैं ना। अब अगली वैल्यू क्या हो सकती है जो 4 आ जाए, तो नीचे मुझे 2 चाहिए, नीचे मुझे 2 चाहिए, तो y की वैल्यू क्या लेनी होगी, y की वैल्यू अगर मैं 8 ले लूं, तो y की वैल्यू अगर 8 ले लूं तो ये 16 हो गया और यहाँ 2 आ जाएगा और ये कट के क्या बना देगा हमारा y बराबर 8 आ जाएगा। 24 कट जाएगी नहीं। अब बताओ अगर 9 लूंगा क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। 3 आ जाएगा 34 बन जाएगा, और 9 से आगे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि 8 डिजिट नंबर है। अगर y की वैल्यू 10 अगर ले लिया आपने या कुछ ले लिया तो वो 8 डिजिट ना होकर क्या हो जाएगा 9 डिजिट नंबर हो जाएगा, इसलिए उसने लिमिटेशन में भी 8 डिजिट करा है। तो y की हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल गई 8 मिल गई। अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी रूल आपसे क्या कहता है कि ऑल्टरनेट पेयर का सम लेना है, ऑल्टरनेट पेयर का सम लेना है और उनका डिफरेंस अगर 0 या 11 के मल्टीपल में है तो नंबर भी 11 से डिविजिबल है। जैसे अगर मैं ऑल्टरनेट पेयर यहां से लूं 9 4 13, 13 और 4 17, 17 प्लस x, 17 प्लस x, और एक और आपको लेना है
या माइनस कर लो, क्योंकि हमारे डिफरेंस क्या लाना है मुझे, 0 के बराबर या 11 के मल्टीपल में लाना है, ठीक है। अंदर हम यहां से आउटकम या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं y की वैल्यू तो 8 थी, तो y को भी ऐसे रहने हैं 7, 7 5 12, 12 3 15, यहाँ 15 प्लस y आ गया। अच्छा 17 प्लस x है माइनस 15 और 8 अगर इसकी रखेंगे तो कितना बन गया ये 23। तो x माइनस 17 में से 23 जाएगा कितना आएगा 6 आया। तो x बराबर x की वैल्यू आप क्या रखेंगे कि 0 या 11 बने। 11 तो आ नहीं सकता क्योंकि डबल डिजिट में आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो आपको क्या रखना होगा 6 ही रखना होगा। तो x बराबर वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी 6। तो y की वैल्यू 8 हो गई और x की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब आते हैं z के लिए कि z की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। मैंने कहा कि अगर कोई भी नंबर, अभी पिछले वाले सवाल में मैंने बताया कि अगर कोई भी नंबर मेरे भाई अगर वो 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट भी उसका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है अगर इसका सम ऑफ डिजिट। अच्छा मैंने एक चीज और बताया था कि जहां 9 बन रहा होगा सम, उसको काउंट भी नहीं करना है क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डिजिट के सम पे। तो जहां 9, पहले 9 हटा लो, ठीक है। 5 6 6 3 9, ये भी हट गया तीनों। 4 2 6 6 2 8, 8 प्लस जेड। अगर ये 9 बनने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। तो अगर यहाँ 1 ले लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा ये z की वैल्यू, ये भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और यहाँ मैक्सिमम लेना है तो z को क्या लेना है मिनिमम लेना होगा क्योंकि माइनस में है। तो अब हम इक्वेशन के अंदर y की और x की वैल्यू पुट करेंगे और z की, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। x की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पुट करेंगे कितना है 18। y की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पुट करेंगे 16 माइनस 1। अगर जोड़ेंगे इसे तो 7 34 माइनस ये कितना बन गया आपका 33, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया बी आंसर हो गया। तो डिविजिबिलिटी भी आनी चाहिए क्योंकि सीजीएल में भी बहुत पूछता है और कई एग्जाम है वहां डिविजिबिलिटी बेस्ड सवाल बहुत आते हैं। आप देख रहे हो कि इन सवालों में अगर आपको डिविजिबिलिटी आती तभी इन सवालों को, क्योंकि मैंने वैसे ही सवाल लिए हैं जो काफी अच्छे लेवल के पूछे गए। आसान वाले सवाल इसमें नहीं करवा रहा हूं क्योंकि आसान तो सभी कर लेंगे और आसान पेपर आता भी नहीं है। पेपर अब जो है ट्रिकी आता है। इससे पहला वाला सवाल पूरा ट्रिकी था, उसमें भी आपको पेन उठाना ही पड़ता है, लेकिन ये नहीं बिल्कुल है कि आपको कैलकुलेशन में लग जाना है, कैलकुलेशन करते रहना है, ठीक है, और तैयारी करते रहना मस्ती से, ठीक है। ये नहीं कि टेंशन भी लेना है, जुड़े रहो, बस सॉल्व करते रहो। देखना 4 महीने में पूरा मैथ्स आपको कराने वाला हूँ, पूरा रीजनिंग, पूरा जीएस यहाँ होगा। कहीं नहीं हिलना, इस चैनल पे आप लगे रहना, ठीक है। आप देखना हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखो, वीडियोस पड़े हैं, एसएससी के भी वीडियोस पड़े हुए हैं मैथ्स के, और रेलवे के तो हम करा ही रहे सीरीज जब से फॉर्म आया तब से, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। बोला है पेन नहीं उठाने देना है तो नहीं उठाने दूंगा। और इस सवाल को देखो और लगाओ क्या कह रहा है इस सवाल में, ठीक है। मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ो सवाल को, ठीक है। ऐसे सवाल बहुत डराते हैं, एक्स वाई जेड और पता नहीं क्या क्या इक्वेशन हम बनाने लगते हैं, बनाना ही नहीं होता है। क्या कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ा जाए और हर में 5 जोड़ने पर जो भिन्न मिलता है वो 1/2 मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही अंश और हर में दोनों में से 2 घटाने पर भिन्न क्या मिलता है 1/3 के बराबर होता है। तो कह रहा है भिन्न क्या है, तो आप x और y तो मानना ही नहीं है। बहुत बच्चा x y नहीं मानना भाई, कह रहा है कि भिन्न मतलब फ्रैक्शन कोई इसमें से मेरा एक आंसर है तो ऊपर वाली कंडीशन उसके अंदर फॉलो होनी चाहिए जो ऊपर वो कह रहा है। अगर वो मेरा आंसर है तो अगर मैं मानूं कि मेरा आंसर ये वाला है या ये वाला, कोई एक ऑप्शन में मान रहा हूं, ठीक है, चलो मैं बी ऑप्शन से उठाता हूं। कहा जा रहा है कि अगर फ्रैक्शन 8/15 था तो उसमें 2 जोड़ो, कितना बनेगा 10, 5 जोड़ने पे कितना बनना 20। फ्रैक्शन क्या हो जाता है उसके बाद 1/2, बिल्कुल हो रहा 1/2। ये हमारा आंसर हो सकता है। दूसरे ऑप्शन में चेक करते हैं, अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो ऊपर क्या बन जाएगा 3 और नीचे जोड़ूंगा तो 12, 1/4 हो रहा है, ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में चेक करते हैं, 3 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा ऊपर 5 और नीचे 5 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 10, 1/2, ये भी हो रहा हमारा। क्या पहला वाला ये भी हो रहा, अगर इसमें मैं 2 जोड़ूंगा तो ऊपर 6 और नीचे 22, ये भी नहीं हो रहा। मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो सकता है। अब आते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को देखते हैं कि कैसे, और अगली पॉइंट पे आते हैं, अगली लाइन और कंफर्म कर देंगे। अब कहा जा रहा है कि अंश और हर में अगर 2 घटाओगे तो 1/3 बन जाएगा। अगर इसमें मैं 2 घटाऊंगा तो ये 6 बन जाएगा और इसमें 2 घटाऊंगा तो ये 13 बन जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता, 1/3 बनना चाहिए, नीचे 18 आना चाहिए, नहीं हो रहा। मतलब हमारा आंसर यही है, ऑप्शन नंबर डी है। आप इसको चेक कर सकते हैं, 3 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना बन रहा है 1, और 5 में 2 घटाएंगे तो कितना बन रहा है 3, वो कह रहा 1/3 होना चाहिए, सेटिस्फाइड हो गए।
पेन भी नहीं उठाना था इस सवाल पे। आपको लगता है सिर्फ और ऑप्शन से ही ऑप्शन से कर गए, नहीं तो एक्स वाई मन के करते रहोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है एक तरीके से और सीखने वाला सेशन भी है। आप देख रहे हो कि कितना इंफॉर्मेशन, आपने शायद ऐसे पहले सवाल सॉल्व नहीं किया हो, या हो सकता है 2 ऑप्शन मैच कर गए, फिर भी हमने अगली लाइन से तो निकाल लिया ना, निकाल तो लिया ना हमने। तो ऐसा ही आपको सोचना होगा पेपर अगर निकालना है तो, इसी तरीके से पेपर निकलता है, वरना कई साल लग जाएंगे पेपर निकालने में आपको। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखो अगला सवाल क्या कर रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको लगाने की कोशिश करना। यह सवाल आपको बहुत कुछ सिखाएगा, और ऐसे सवाल में नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी जिसको आती है वही सवाल को लगा भी पाएगा, जिसको नहीं आती भाई नहीं लगा पाएगा। मैं कह रहा हूं सवाल देखो, पढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या कर रहा, 4 प्राइम नंबर्स आर टेकन इन असेंडिंग ऑर्डर। 4 प्राइम नंबर लिए गए हैं आपको, कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। क्या लिए गए हैं, अभाज्य संख्या, जिनको प्राइम नंबर कहा जाता है। पहले 3 अभाज्य संख्या, पहले 3 प्राइम नंबर जो है उनका जो प्रोडक्ट है वो 1771 है, और अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग, मतलब अंतिम 2 प्राइम नंबर का सम 82 है। तो कह रहा है कि फाइंड द लास्ट 2 प्राइम नंबर, तो लास्ट 2 प्राइम नंबर के गुणनफल बताना है कि उनका गुणनफल क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं सवाल को करते हैं। कह रहा 3 प्राइम नंबर, मान लो कि ए, बी, सी और डी बराबर 1771 है। सॉरी, एबीसी 3 शुरुआत के नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 117 है, 1771 है, और एक नंबर है जो हमारा है डी है अगला इससे, ठीक है। 4 नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में, 3 नंबर का प्राइम नंबर अगर है तो उनका प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। अब आते हैं सवाल में कि अगर इन तीनों नंबरों का प्रोडक्ट है तो ये इन तीनों नंबरों से कट भी रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इतना बड़ा नंबर सर कैसे पता करें कि कटेगा, समस्या तो ये आ जाती है कि सर कैसे पता करेंगे कटेगा। बिल्कुल पता कर सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, 11, 7, ये ऐसे नंबर प्राइम होते हैं, 13, 17, 19, ये सब प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं कि राइट हैंड साइड से अल्टरनेट पेयर ले लो। आप इधर से भी ले सकते हैं बट 0 लगा के लेना होगा फिर, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड से सही रहता है। आप अगर यहां से लेते हैं तो 7 और 1 8 और 7 और 1 8, क्या इनका डिफरेंस 0 आ रहा है, क्यों नंबर 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा तो 11 से इसे काट लेते हैं। 11 से कितनी बार में जाएगा ये, एक बार में। फिर क्या हो गया, ये 11 कम 11, 11 और 6 11 से 66 हो गया ये, ठीक है। और कटेगा ये, एक बार और काट लेते हैं, 11 से 66 हो गया, और 11 से पूरा कट रहा है, 11 और 6 17 67, 11 से, हाँ 11 से एक बार में, 11 से 66, 161 हो गया इंटू 11। 161 भी किसी से कटता है क्या, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से अगर काटेंगे, क्योंकि 23 इंटू 7 ये मुझे 61 लग रहा है, 20 सत्ते 40 और 23 सत्ते 161, तो 23 इंटू 7 इंटू 11 का ये क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में मैं लिखूं तो पहले लिखूंगा 7, फिर लिखूंगा 11, और फिर लिखूंगा 23। अब वो क्या कह रहा है, अब आ जाओ सवाल पे, कह रहा है कि द सम ऑफ द लास्ट 2 प्राइम नंबर इज 182। तो लास्ट 2 प्राइम नंबर जो डी हमारे पास रह गया था, तो कह रहा है 23 प्लस डी का सम वो क्या है, 82 है। तो डी यहां से कितना आ जाएगा, 23 अगर इधर जाएगा तो 59 आ जाएगा। वो कह रहा है इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 2 प्राइम नंबर। तो 59 इंटू 23 का प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा था। 59 को अगर 23 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 18 कैरी 1 5 168, और ये हो गया 118, 8 7 7 8 किसी में है, इसमें तो किसी में नहीं दिख रहा है। मल्टीप्लाई सही कर रहे हैं तो 59 को 23 से करना है, 7 आ गया, 15 और 1 16, 118 हो गया। 47 47 भी नहीं दिख रहा, चलो 7 8 से 14, 1347 1387 आ रहा है, 1357, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। 23 सी तो है, 59 82 में से 9 में 12 में से 3 जाएगा 9, और ये बच गया 7 7 में से 2 बचा गया। 59 को 23 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, अच्छा सॉरी मल्टीप्लाई गलत कर रहे थे। 59 को अगर 23 से करना है आपको, 7 कैरी 2 5 2 17, 177 आएगा और 118 हो जाएगा। ये 7 8 7 15 कैरी 1 3 1357, किसमें है 1357, ऑप्शन नंबर सी।
था तो सवाल लग रहा था बहुत मुश्किल है, बट आपने जब फैक्टर निकाल लिया, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता था, तो मैंने पहले क्वेश्चन हो उसको भी डिविजिबिलिटी वाले रूल से ही लगाया, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, देखते जाना कितने क्वेश्चनों में आप डिविजिबिलिटी के नियम को जानते हुए उन सवालों को यूं ही उड़ा सकते हो, तहस नहस उड़ा सकते हैं आप। ठीक है, तो तैयारी में क्या है कि कोई कमी ना रहे। ठीक है, तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके अंदर जून और जज्बा होना चाहिए। जहां कहीं भी बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप सवाल को लगाएं। अगर आपसे सवाल नहीं लगता है और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ये नया अप्रोच था, तो आपको क्या करना है कि उस सवाल को नोट करके और ये जो प्रोसेस बताए गए इनको नोट डाउन करके नोट्स बनाना है। तभी आने वाले सेशन में, अगला पेपर में आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, उसको रिविजन के तौर पर आपको लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। अगले सवाल पे आते हैं। इतना बढ़िया सवाल है ये, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था, लेकिन वहां पे क्या था, ए और बी आ गया था और डाटा थोड़ा सा चेंज था, बट यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया गया है और सवाल को। सीजीएल मेंस का सवाल था ये और प्री में भी पूछा गया था, बट इस सवाल को वहां थोड़ा सा आसान बना के भेजा था, मतलब सीधी भाषा में दिया था, यहाँ पे थोड़ा घुमा कर दिया गया, इसीलिए लिया हूं। और इस सवाल को उससे बेहतर तरीका जो बताने जा रहा हूँ करने का, उससे बेहतर कोई तरीका है नहीं। क्या कहा जा रहा है आपसे, आप देखो, कहा जा रहा है कि 5 डिजिट नंबर ये है। ठीक है, कहा जा रहा है कि 11 और 21 से वो डिविजिबल है, तो वैल्यू बताएं कि 8x - 3y + yz से हो जाए। ठीक है, ऐसे नंबरों में आप पहले तो 11 से भी कटना चाहिए और 21 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता है कि 11 और 21 दोनों आपस में क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब क्या होगा कि ये इनका प्रोडक्ट से ही ये दोनों डिवाइड जाएंगे। मतलब अगर छोटे नंबर होते कि कोई नंबर हमें बोलता है कि 3 और 5 से डिवाइड चला जाए, x और y की ऐसी वैल्यू निकालो, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते, बोलते 15 से अगर वो नंबर कटेगा तो 5 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि 3 और 5 से कौन कट रहा है, 15। 15 किसका प्रोडक्ट है, 3 और 5 का प्रोडक्ट है। और 3 और 5 का प्रोडक्ट की ही क्यों है, क्योंकि दोनों को प्राइम है, उससे पहले कोई नहीं कटा। जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि 4 और 8 से कोई, 4 और 12 से कोई नंबर अगर कट रहा, इनमें से कट रहा होता, मुझे 4 और 12 से निकालना होता, तो मैं सीधा 12 से देख लेता, क्योंकि जो नंबर 12 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा। बट जब को प्राइम हो जाए वैल्यू, तो हम तो वैसे में नंबर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, मतलब उन दोनों नंबरों का एलसीएम हम ले लेते हैं। तो यहाँ भी 11 और 21 दोनों आपस में को प्राइम है, तो इनका एलसीएम ही लेना होगा आपको। और 11 और 21 का एलसीएम अगर लोगे तो कितना आएगा, 231। मतलब जो नंबर 231 से कटेगा वो 11 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा। मतलब पहला नंबर ऐसा मिलेगा आपको कि जो, जब नंबर सीरीज के अंदर आप जाएंगे कोई नंबर ढूंढने कि 11 से कट जाए और 21 से कट जाए, तो पहला नंबर 231 मिलेगा। फिर इसके सारे मल्टीपल ही होंगे जो इनके नंबर से कट रहे होंगे। क्यों मिलेगा, क्योंकि यही 231 इनका एलसीएम है। तो 231 से अगर मैं भाग दूं इसको, 231 से किसको भाग देना है मुझे, 68888, और एक्स वाई की जगह मैं 99 भी ले सकता हूं और 00 भी ले सकता हूं। तो क्यों ना मैं 00 ले लेता हूं, कि अगर 00 रहता बाद में हम चेक कर लेंगे, क्योंकि उसने ऐसा कोई लिमिट नहीं दिया कि 4 डिजिट का इसमें सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है आपको, कुछ नहीं। एक ऐसा नंबर है कि एक्स और वाई को वहां सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं बोला, अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू भी नहीं बोला कि एक्स और वाई की बड़ी वैल्यू आपको लेनी है। तो हम 00 से शुरुआत करते हैं कि अगर यहाँ 00 होता, तो अगर इससे डिवाइड जाता है तो दो बार में जाता है। अगर दो बार में जाता है तो ये 462 यहाँ आता है आपका, यहाँ आता 6, यहाँ आता 2, यहाँ आता 2 और यहाँ आता 0। अभी ये एक बार और जाएगा, कितनी बार जा सकता है, ये 9 टाइम्स जा सकता है। 9 9 या 27 कैरी 1 और 9 दूनी 18 कैरी 2, 9 दूनी 18 और 2 20। यहाँ से फिर 1, 15 में से 7 जाएगा 8 और ये 1 और ये 1 0। अब फिर से एक आधा बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये 7 टाइम्स मुझे लग रहा जाएगा। 7 बार देखते हैं, 7 7 या 21 कैरी 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 3 9 और ये आपका 1 आ गया, 193 आ गया। ठीक है, तो 193 क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा, मतलब ये नंबर पूरा नहीं कटा, 193 इसके अंदर एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर इसको मैं और कितना एक्स्ट्रा दे देता कि ये पूरा कट जाता, तो 231 में से अगर मैं 193 माइनस करूं तो 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 और ये 12 में से 9 जाएगा 3 और ये कट गया। मतलब अगर 38 यहां और होता तो ये नंबर पूरा कट जाता।
देखना बहुत आराम से देखना, बहुत ये परेशान करता है। 38 होता तो ये नंबर पूरा कट जाता है, तो 38 अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो ये नंबर 231 से पूरा कट जाएगा, क्योंकि 193 तक तो इसके अंदर है ही। एक्स्ट्रा क्या चाहिए इसको, 38 चाहिए यहां से, तो 38 अगर मैं जोड़ दूं, तो 38 अगर जोड़ूंगा मैं 68800 में 38 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 68838। अच्छा ये 38 जो लास्ट में क्या है, ये x है और एक दूसरा y है, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। आपको क्या पूछा है, इन्हीं की वैल्यू पुट करना। अगर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 24, अगर y की वैल्यू हम 8 पुट करेंगे तो ये भी बन जाएगा 24, और x y भी कितना है 24, 24 से 24 कट गया, आंसर आपका बी आ गया होगा मजा ऐसे सवाल में, क्योंकि ये सवाल नोट डाउन कर लेना, क्योंकि उन्होंने सीजीएल में पूछा, फिर उसके बाद 22 में ग्रुप डी में पूछ लिया। ग्रुप डी का पेपर मतलब मैथ का लेवल ऐसा है कि कुछ भी वो कहीं भी किसी से भी पूछ ले रहे हैं, क्योंकि एसएससी एक स्टैंडर्ड सवाल सेट करता है और वहीं से हर एग्जाम वाले पेपर उठाते हैं। तो ग्रुप डी में पूछा गया ये सवाल है, आप चेक कर सकते हैं, नेट पे भी जाके इस सवाल को देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और ये में बहुत बच्चे फंसते हैं। एसएससी में कैसे आता था कि 231 से ही सीधा भाग देने के लिए बोल देता था, डाटा अलग होता था यहाँ पे, और एक्स वाई की जगह ए भी बोल रखा था, एक्स वाई की जगह ए भी बोल रखा था, ठीक है। बाकी सब प्रोसेस ऐसे ही वहां भी करना होता था, और यहाँ पे कुछ जो वैल्यू थी वो अलग अलग ए बी के फॉर्म में निकालना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके कुछ निकालना था। तो सेकेंडरी चीज है, पहले आपको तो ए और बी निकालना होगा, जैसे इस सवाल में एक्स और वाई ही निकालना था, ठीक है। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखा जाए, कहा है पेन नहीं उठाना है तो नहीं उठाइए, किसी भी सवाल में पेन नहीं उठाए। मतलब पेन उठाने का मतलब क्या है कि हम कैलकुलेशन उस लेवल का नहीं करेंगे, मुझे उतना नहीं करना है, मुझे बेसिक चीजें अगर आती है तभी मुझे कैलकुलेशन से बचना है, काम का कैलकुलेशन करना है, काम भर का कैलकुलेशन। जैसे इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, सवाल पढ़ो और लगाओ इस सवाल को। कह रहा फ्रॉम द गिवन नंबर फ्रॉम द नंबर्स 3 ये 728, if 2 is added to the first digit of each number, then how many new numbers will be thus formed whose sum will be all digit will be divisible by 3। कहा जा रहा है अगर इन संख्याओं में प्रत्येक में पहली संख्या के अंदर अगर 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से कितनी नई संख्याएं मिलेंगी जो 3 से डिविजिबल होगी। और उदाहरण के तौर पर जैसे कह रहा है कि पहली संख्या अगर 697 तो उसके पहला अंक क्या है 6, मतलब हर किसी की पहला जो नंबर है, पहला डिजिट है, जैसे यहाँ 3 है तो उसमें 2 जोड़ना है, 2 जोड़ने के बाद इसको देखना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 4 में 2 जोड़ के देखना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आइए चलते हैं कि 3 की डिविजिबिलिटी ही अप्लाई क्यों नहीं कर लिया जाता है। और 3 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। जैसे कैसे मैं कहूं कि 123 क्या 3 से डिविजिबल है, तो मैं इनको जोड़ूंगा, 3 और 2 5 और 1 6, अगर 6 3 से कटता है, बिल्कुल कट रहा, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। जैसे मैं कहूं कि 729 3 से डिविजिबल है, तो मैं देखूंगा सम ऑफ डिजिट देखना है कि 3 से डिविजिबल है कि 9 2 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, क्या 18 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल। हाँ याद रखना इनको सिंगल डिजिट में 1 + 8 9 ना कर लेना, 9 की डिविजिबिलिटी के लिए है कि सिंगल डिजिट तक लाना है, 3 की डिविजिबिलिटी के लिए ऐसा रूल नहीं कि सिंगल डिजिट तक लाना है, 2 डिजिट में आ रहा उसी 2 डिजिट को देखना है कि 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा। तो अब हम समझ चुके हैं कि 3 से कटने के लिए किसी भी नंबर का सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, वो 3 से कटना चाहिए। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल होना चाह रहा तो इसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, तो पहले सबको जोड़ लो, फिर लास्ट में 2 जोड़ के देख लेना कि अगर उसका सम ऑफ डिजिट कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे 7 6 13, 13 और 3 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, क्या ये कट रहा, बिल्कुल ये कट रहा, 2 जोड़ने पे। देखते हैं 9 9 8 17 4 21, 21 और 2 23, नहीं कट रहा, 5 4 9 9 और 1 10, 10 + 2 12, 2 ऐड करेंगे कितना 12 बन रहा है इसका सम ऑफ डिजिट, तो 12 कटता है, हाँ तो ये नंबर भी कटेगा, ये नंबर भी कटेगा। 6 3 9 2 11 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 13, 13 नहीं कटता है 3 से। 7 2 9 9 8 17, 17 + 3 20 बन रहा है, 17 + 2 19 बन रहा है, 19 कटता नहीं। तो ओनली 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनके शुरुआत के डिजिट में जोड़ने पे, मैंने शुरुआत में नहीं जोड़ा, शुरुआत में भी जोड़ के देखोगे बात वही आएगी, शुरुआत, क्योंकि डिजिट को ही तो सम करना है, तो
मतलब सम करने से क्या फर्क पड़ रहा है आपको कि दो ही नंबर ऐसे हैं जिनके शुरुआती डिजिट में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका जो वो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे कितने नंबर है? ऑप्शन नंबर डी 2 ही नंबर है जो 3 से डिविजिबल। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अरे सेशन में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ, कि लग रहा है कि सारा सिर्फ सवाल कराए जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसा नहीं लग रहा है? ठीक है, मजा भी आएगा, लेकिन जब सवाल सॉल्व होगा तभी तो। सवाल ही सॉल्व नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा सेशन का? तो सेशन एंजॉय करना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीरियस वे में देखना है। ठीक है, आप लोग अगर देख रहे होंगे कहीं भी, जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, लग रहा था कि और भी वीडियो हम आपके लिए ला सके। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा रेलवे की तैयारी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल रहा है। ठीक, तो जुड़े रहें और इस सवाल को लगाएं। ठीक है, यहाँ सवाल में थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा करेक्शन में मैं बता दे रहा हूँ। वो एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 2 है, वो सब में ये एक्स की पावर 2 है मेरे भाई, एक्स की पावर 2 है, ये भी एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर 2 है। सवाल पढ़ो और आंसर दे दो, बहुत आसान सवाल है। क्या कहा जा रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 552 है। अगर एक क्रम एक्स एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 1 रहा होगा, और उनका गुणनफल का कितना है? 552 है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये उधर जाके क्या बना देगा? 552 इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 552, एक ही ऑप्शन नंबर सी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में माइनस 552। तो देखा, ऐसे सवाल भी आए थे जिसमें सिर्फ सिंपल आपको टेक्निक यूज करना था और कुछ नहीं था। ठीक है, देखिए इस सवाल में यहां नीचे वाले को नहीं देखना, ऊपर वाले में आपको देखना है कि एक नंबर लिखा गया है 12600 और उसके सामने कुछ फैक्टर्स लिखे गए हैं उसके, वो कॉमा नहीं है, वो इक्वल टू का साइन है। ये कॉमा नहीं लेना है भाई मेरे, ये इक्वल टू के साइन है कि इधर वाला नंबर जो है अगर इसी फॉर्म में आपने ब्रेक कर लिया कि पावर 3 पावर 2 पावर ये में, तो आपको PQRS की वैल्यू यहां पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसे सवालों में करना क्या होता है कि आपको ना उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। और जब प्राइम फैक्टर में जैसे 126 इंटू 100 उसे लिख सकते हैं, लिख दिया। 126 को प्राइम फैक्टर करना है तो पहले इसको कितना का मल्टीपल है? 14 इंटू 9 इंटू 100 है। 14 को क्या लिखते हो? 7 इंटू 2। 9 को क्या लिखते हैं? 3 का स्क्वायर। और 100 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अच्छा, प्राइम फैक्टर के सेम पावर वाले को एक साथ करो, जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 3 आ गई, 3 की पावर 2 आ गई, और 5 की पावर कितनी है? 2 है, और 7 की पावर कितनी है? 1 है। अब ये पूरा है 26 के बराबर है, यहाँ 2600 के बराबर कितना आ गया? 12600 के बराबर क्या आ गया? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर भी 1 आ गया। ठीक है, अब ये 2 की पावर 3 अब सेम फॉर्मेट में लिखा हुआ है, p की पावर कितनी है? 3 है, तो यहाँ 2 की पावर 3 है, तो p बराबर कितना हो गया आपका? 2 हो गया। यहाँ q की पावर 2 है तो यहाँ 3 की पावर 2 है, तो q बराबर कितना आ गया आपका? 3। यहाँ 5 की पावर 2 है और यहाँ r की पावर 2 है, तो r बराबर कितना हो गया आपका? 5। और यहाँ s की पावर 1 है तो s बराबर कितना हो गया? 7। यहाँ 7 की पावर 1 है। अब सबकी वैल्यू मुझे पता चल गई है, अब मुझे पुट करना है। अगर p की वैल्यू पुट करूंगा तो 5 3 दूनी कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, 6 प्लस q की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना होगा? ये भी 6 होगा, माइनस r की वैल्यू कितनी है आपकी? 5 है, प्लस s की वैल्यू कितनी है? 7, जोड़ दो 12 और 7, ये इसमें से इसको माइनस कर ले, 7 7 14 आ रहा है, 14 आंसर आ गया हमारा सॉल्व करके। तो ऐसे भी सवाल थे जहां आप डर जाते, तो हमेशा याद रखना कि इधर जो नंबर लिखा हुआ और इधर कुछ पावर में आपको लिखा हुआ है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है कि प्राइम फैक्टर में तोड़ के वैल्यू को कंपेयर कर लो कि उधर वाले 2 की पावर जो है सेम बेस होता है ना, सेम बेस पावर डिफरेंट है, अब बेस सेम है तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, यहाँ पावर सेम है तो बेस बराबर हो जाएगा। सेम कंसेप्ट है सर्ट्स एंड इंडाइसेस, जो करणीय और घातांक जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसके अंदर हमने पढ़ा होगा कि सेम बेस और पावर वाला कंसेप्ट को। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। कहा है पेन नहीं उठाना है तो भाई नहीं उठाएंगे,
ठीक है, आप इस सवाल को लगाओ, देखो किसी सवाल में पेन नहीं उठाना तो नहीं उठाना है। क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है आयुषी वाज मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 2.4। आयुषी को एक संख्या को 2.4 से गुना करने को करना था, लेकिन उसने इसके बजाय 4.2 से गुना किया। यदि प्राप्त संख्या इतना था तो सही उत्तर क्या होगा जो उसे मिलना चाहिए था। ठीक है, आयुषी ने एक संख्या को किससे मल्टीप्लाई करना था, मान लो कोई संख्या n थी और उसको किससे मल्टीप्लाई करना था 2.4 से। ठीक है, बट उसने क्या किससे कर दिया, n को 4.2 से। तो प्राप्त जो संख्या हुई वो क्या हुई है 65.1। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 7 से काटेंगे 6 बार में, 7 9 63 और 7 21। अगर इसे 3 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से ये 31, 2 से काटेंगे n बराबर कितना हो गया 31/2। कह रहा है कि अगर 2.4 से मल्टीप्लाई करते तो प्राप्त संख्या क्या होती, तो 31/2 को अगर आप 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब किससे मल्टीप्लाई करें 1.2 से, तो अगर 31 310 हो गया और 62 ऐड करेंगे 273 37.20। कौन सा ऑप्शन ये, बट क्या इतना भी करना था इसमें, इतना भी करने की जरूरत थी नहीं थी भाई। क्या बोल रहा था कि अगर वो नंबर 24 से मल्टीपल है तो 24 के फैक्टर 3 से भी मल्टीपल होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यहां से 2 से देखो ये 12 आ रहा मुझे, तो 12 किससे कटता है 3 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट अगर चेक करो 6 3 9 9 5 14 कट रहा नहीं कट रहा, 6 4 10 10 और 16 कितना हो गया 10 और 16 26 नहीं कट रहा, 7 और 2 9 9, 7 और 3 10 और 2 12 ये कट रहा है, ये कट रहा है क्या 9 9 3 12 12 3 15 15 1 16 1 17 17 कट रहा नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन था। अगर हम इतना ना भी करते तो भी हमारा आंसर बिना पेन उठाए आ जाता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखना है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि कभी कभी हो सकता है कि यहाँ n की वैल्यू डिवाइड में कोई ऐसा नंबर आ रहा हो, डिवाइड में कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 24 को पूरा ही काट देता। मान लो 3 आ जाता तो 3 से तो पूरा ही कट जाता ना, तो फिर 8 का मल्टीपल, तो यहां तक तो आपको आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये भी बताते चल रहा हूं आपको। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसे क्या कह रहा है देखो सबसे पहले सवाल समझ आना चाहिए। ठीक है, तैयारी तो आप लोग कर रहे हैं बट आपको सवाल सबसे पहले समझ आना चाहिए कि क्या बोल रहा है सवाल। इस सवाल को खुद लगाओ, ऑब्जर्व करो कितनी बार ये सवाल पूछा है। कौन सा रेलवे का ऐसा पेपर नहीं होगा या कौन सा सीएचएसएल या एमटीएस या सीजीएल में नहीं आया होगा, किसी न किसी साल ऐसे सवाल आते ही रहते हैं। नंबर सिस्टम का ये बहुत फेवरेट सवाल है। कभी कभी वो क्या सैनिक वाली टुकड़ियों वाले सवाल पूछ देगा कि इतने सैनिक है, कितने सैनिकों को सेम रो और सेम कॉलम में अरेंज करना हो तो कितने लगाने होंगे, मतलब जितने अगर पांच पांच रो बन रहे हैं तो हर में 5 ही आना चाहिए। मतलब अगर कितने रो 1 2 3 4 और एक 5, 5 रो है तो हर किसी में 5 ही आना चाहिए। वो कैसे अरेंज करे, और एक संख्या उसके पास दे रखा होगा। मान लो कि 30 सैनिक हैं या 30 बंदे हैं और किसी ऑडिटोरियम में 30 स्टूडेंट बैठना चाह रहे हैं। अभी मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, 30 स्टूडेंट अगर बैठना चाह रहे हैं और कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ रोज जितने हैं उतने ही एक रो में उतने ही लड़के बैठने चाहिए जितने रोज हैं। मतलब कितने रोज है 5 है तो यहाँ 5 ही लड़के हर रो में बैठने चाहिए। तो कितने ऐसे रो बनाए जा सकते हैं, तो अगर 30 लड़के होते तो 5 लड़के एक्स्ट्रा बाहर आ जाते और किसी में 5 5 5 5 बैठ के क्या होता है 25 तो बन जाता, 5 एक्स्ट्रा रह जाता है। ऐसे ऐसे सवाल भी आते। तो इसमें वही पूछ रहा है कि इतने स्टूडेंट हैं और प्रत्येक रो में जितने स्टूडेंट बैठेंगे, क्या कह रहा है कि द नंबर स्टूडेंट 6889 छात्र एक सभागार में इस तरह बैठे कि एक पंक्ति में उतनी छात्र बैठे जितने सभागार में पंक्तियां हैं। तो सभागार में कितनी पंक्तियां, मतलब अगर 100 पंक्ति है तो हर एक पंक्ति में 100 बैठा हुआ है, मतलब जितने रो उतने बच्चे बैठे। अगर जैसे मान लो 77 आंसर है तो 77 रो है और हर रो में 77 बच्चे बैठे।
मतलब वो आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है कि ये किसका स्क्वायर रूट है, किसके स्क्वायर करने पे ये नंबर आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो स्क्वायर रूट ही निकालेंगे ना। जैसे 5 अगर बच्चे थे तो 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 हो रहा था कि 25 बच्चे रहेंगे तभी हर रो में 5 5 बैठेंगे। अगर हर रो में 6 6 बच्चे बैठेंगे तो कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36। तो वैसे टोटल संख्या दे दिया कि इतने बच्चे स्टूडेंट हैं तो इनके लिए कितने रो चाहिए, तो इनका स्क्वायर रूट निकाल लो। 6 8 8 9 का कैसे निकालते हैं, ऐसे, या फिर ऑप्शन से भी जा सकते हैं कि लास्ट डिजिट अगर स्क्वायर करने पे 9 आना चाहिए, 7 का भी 9 होता है, 3 का भी 9 होता है, और सब वैसे ही दिया हुआ। अच्छा देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे लगाते हैं इस सवाल में। ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूं तो 4900 तक ही जाऊंगा, और फिर +3 थोड़ा ही आगे बढ़ पाऊंगा, मतलब 73 हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कहां तक जाना है मुझे, 7000 तक जाना है। अच्छा 83 और 87 और 77 है, तो ये बाकी हो सकते हैं, इसलिए मुझे पूरा ही निकालना होगा। तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से पेयरिंग करते हैं 2 2 डिजिट का, और यहां से किससे देंगे, 8 से। तो ये हमें पता चल गया कि जो 7 वाला है वो हमारा आंसर नहीं होने वाला है, और मुझे लग रहा है 83 ही होगा, बट निकाल लेते हैं। 8 से अगर किसी करेंगे तो 8 यहां लिखना होगा और 64 यहां लिखना होगा, 8 यहां लिखना होगा। इनको जोड़ेंगे कितना होगा, 16, यहां से 4, यहां से 2 डिजिट नीचे आएगा तो 8 और 9 नीचे आ गया। अब देखना है कि यहां किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आएगा। जैसे कि 3 अगर मैं करूंगा तो 3 3 9 होता है। अगर मैं 7 रखूंगा 7 7 49 होता है। मैं पहले 3 रख के चेक करता हूं, तो 3 यहां लिखा तो 3 यहां भी लिखना पड़ेगा, 3 यहां भी लिखना पड़ेगा। अब 3 से इनको मल्टीप्लाई करो 9 और 16 तिया 48, तो किससे कट रहा है, ये 3 से ही कट रहा है, और इनको जोड़ के यहां लिख देते हैं 166। तो 83 जो हमारा क्या आ गया, इसका स्क्वायर स्क्वायर करने पे क्या होगा, 6889 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, वरना एक दूसरा तरीका क्या है कि इसको फैक्टर आप करो, फैक्टर के फॉर्म में तोड़ो। अगर जिसे बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा तो फैक्टर के फॉर्म में तोड़ेगा, बट फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना मुश्किल होता है। पहले आपको प्राइम नंबर के फॉर्म में इसको क्या होगा, तोड़ना पड़ेगा। कैसे, 6889 को अगर आप इसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो जब 83 तो एक प्राइम नंबर है, वो 83 से ही कटा, तो जब आपको टेबल पता होगा तभी तो तोड़ पाएंगे। तो आपको क्या है, ये वाला मेथड आना चाहिए कि ऐसे नंबरों का स्क्वायर, या फिर आपको यहां से सबका स्क्वायर निकाल के देखना होगा कि किस नंबर का स्क्वायर 6889 बन रहा है। जैसे यहां से अगर 83 का स्क्वायर आप निकालोगे, 83 100 से कितना कम है, 17 कम है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 9, 289 289 होता तो 9 यहां लिख दिया। ठीक है, 17 का स्क्वायर का। ठीक है, अब 83 माइनस 17 करेंगे। ठीक है, जो हमारा 83 माइनस 17 करेंगे तो 13 में से 7 जाएगा 6, और फिर ये बच गया कितना 7, और कैरी भी रह गया था 28, तो 28 ऐड करेंगे। तो वैसे नहीं कर सकते हम लोग, जो डिफरेंस वाला मेथड है 100 को बेस मानकर कि 100 से कितना कम है ये, तो 17 कम है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 9 लिख दिया, 28 कैरी रह गया। तो वैसे करके आप निकालेंगे तो वैसे भी निकाल सकते हैं किसी नंबर का, तो बार बार स्क्वायर निकाल के चेक करना होगा। उससे बेहतर है कि ऐसे ही निकाल लो, या फिर अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो ये निकाल लो। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। फिर से कितना प्यारा सवाल है, नंबर सिस्टम का कितना प्यारा सवाल आपके सामने है। ठीक है, क्या कह रहा सवाल का, एक वैल्यू दी हुई है और एक वैल्यू दी हुई है, उसका वैल्यू आपको निकालना है, उसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, ऐसे सवालों को मैं पेन भी कहा था कि नहीं उठाना है तो नहीं उठाएंगे। अच्छा, जिनका आंसर निकालना है, क्या सब में 9 आ रहा है, सब में 9 ऐड होगा, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 9, ये भी 9 बनता चला जाएगा ना 9, मतलब जिसका सम ऑफ डिजिट 9 होगा वही हमारा आंसर होगा। किसका सम ऑफ डिजिट 9 है, देखते हैं। 5 3 8 1 9, इसका आ रहा है 5 9 नहीं आ रहा है, 5 2 7 7 3 10 नहीं आ रहा है, 5 3 8 और 1 9, दो ऑप्शन हमारे मैच कर रहे हैं। तो अब हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे। अगर मैं इनको ऐसे लिखूं 1 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का प्लस 3 इंटू 3 का प्लस 4 इंटू 3 का प्लस 5 इंटू 3 का, और लास्ट में उल्टा 3 4 5 14 इंटू 3 का। तो
आप देख रहे हैं इस सीक्वेंस में क्या आपको पता चल रहा है कि 3 हर किसी में आ रहा है। अच्छा 3 की पावर हर किसी में कितनी है? 2, 3, 2 है। हर किसी में 3 की पावर 2 है। तो अगर मैं उसको पूरा बाहर निकाल लूं हर किसी से, तो यहां से पहले बाहर निकलूंगा तो 3 का स्क्वायर अंदर में क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर। इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या बच जाएगा? 2 का स्क्वायर। ये क्या बच जाएगा? 3 का स्क्वायर। ये क्या बच जाएगा? 4 का स्क्वायर। और ऐसे ही करते करते 14 का स्क्वायर तक चला जाए। क्या इसकी वैल्यू मुझे गिवन है? बिल्कुल गिवन है, 1015। और ये कितना है? 9 है। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5, 4, 9, कैरी 1, 1, 9, 9135। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। बाकी हमारा आंसर नहीं है। कौन सा आंसर हो गया? 9135। तो दोनों तरीके से लगा सकते थे, बट दो ऑप्शन मैच कर गया। जब दो ऑप्शन मैच कर गया तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप सवाल के अप्रोच को देखें, क्योंकि होता तो आसान है, बस आपके अप्रोच वैसे होने चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन को सबसे पहले आराम से पढ़ना है। 2-3 सेकंड टाइम, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड देना है। भले 30 सेकंड में सवाल को करना होता है, बट आपको टाइम तो देना होता है सवाल के लिए। जब तक आप देंगे नहीं तो आपका आएगा कैसे आंसर? ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, क्योंकि सवाल बहुत सारे करने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर? रेशनल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कहा जाता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के पहले डिफिनेशन आपको अगर पता होगा तभी आप कर पाएंगे। परिमेय संख्या के डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा यहां बता देता हूं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। जो रेशनल नंबर है इसमें भी दो टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है। जो पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या कहा जा रहा है जिनको, ठीक है। रूट के अंदर वाले भी नंबर जो होते हैं क्या, जो कंप्लीट वैल्यू आपको दे। इरेशनल का मतलब क्या हुआ? जो कंप्लीट वैल्यू, जैसे √2, इसकी वैल्यू होती है 1.414। आगे भी इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे √3, इसकी वैल्यू होती है 1.73, और आगे भी इसकी वैल्यू होती है। तो इनको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये वैसे वैल्यू है जो कि रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, जो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं। तो वैसे नंबर जो रूट के अंदर हो और जिनकी वैल्यू हम परफेक्ट, जैसे √9, इसकी वैल्यू तो आप जान सकते हैं ना कि 3 होता है, और p/q के फॉर्म में भी है ये। तो वो क्या हो गया? रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में बस ये जान लो कि जो ऐसा नंबर है जिनकी आप वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब जानते हैं कि वो कह रहा है कि विच वन इज नॉट ए रेशनल नंबर, मतलब किसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। क्या ये 5 का स्क्वायर नहीं है? 5 है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी? 1296। किसका स्क्वायर होता है? 36 का। 3.6 हो गया। ये किसका है? ये तो ये 25 इंटू 5 है। तो ये क्या है? 5√5 है। और ये क्या है? 30 है। तो कौन सा हमारा रेशनल नंबर नहीं है? √125 ऑप्शन नंबर। बाकी सब के रूट से परफेक्ट नंबर हमें एक बार, मतलब एक कंप्लीट नंबर हमें इंटीजर जो मिल रहा है वो मिल रहा है। बाकी ये जो √125 जो है ये हमें नहीं देगा, क्योंकि √5 जो की जो वैल्यू होती है, √5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.36 ... तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप नहीं कर सकते हैं ना। तो अभी मैंने बताया था कि रेशनल इरेशनल नंबर वो है जिनकी वैल्यू ना तो रिपीट कर रही, ना टर्मिनेट होते, ना खत्म होते, ना टर्मिनेट। बट यहाँ रेशनल नंबर में ऐसा नहीं होता है। रूट वाले नंबर तो होते ही हैं, लेकिन उनकी परफेक्ट उनका उनका जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही हो, जैसे √9, √4, इनकी तो वैल्यू हमें पता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि 23 वह छोटा सा गुणज है 18, 21 और 24 से जब किसी को विभाजित किया जाए तो शेष फल में 7, 10, 13 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। मतलब आपको दो कंडीशन दिया गया है। एक कंडीशन आपसे क्या बोल रहा है कि एक संख्या ऐसी है जो 23 से डिविजिबल है, और जब उसे आप 18, 21 और 24 से देंगे तो ये डिफरेंट आपको क्या मिलेगा? वहां पे रिमाइंडर मिलेगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि अगर वो 18 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं कि सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए। अच्छा, ये नंबर जो भी 18 से डिविजिबल होगा उसमें 7 एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि 18 से भाग देने पे क्या आ रहा है? 7 हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर मैं 7 को माइनस करके सम ऑफ डिजिट 9 निकाल लेता हूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अगर 4 ऑप्शन में से कोई एक ही नंबर अगर ऐसा है तो चलिए चेक करते हैं। पहले 7 माइनस करते हैं। सबसे पहले यहां से उठाता हूं मैं। 7 अगर माइनस करूंगा तो 3109 बनेगा। क्या सम ऑफ डिजिट 9 है? नहीं है। अगर यहां से मैं 7 माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा 6, ये आपका हो गया 9,
ये हो गया 0 और ये क्या सम ऑफ डिजिट 9 है, बिल्कुल 6 और 3 9 और ये भी 9 बनना है, ये आंसर हमारा हो सकता है। इसमें से अगर 7 माइनस करूंगा तो 0 0 6 आएगा, ये भी सम ऑफ डिजिट बना रहे। अगर यहां से मैं 7 माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा आपको 24 3 1 2 4। क्या ये भी इसका सम ऑफ डिजिट 9 है? 4 2 6 6 3 9 और 1 10, इसका नहीं, मतलब दो ऑप्शन हमारा मैच कर गया, ये और ये। अब अगर वो ये भी कह रहा है कि वो जो नंबर है वो 23 से डिविजिबल है, तो देख लेते हैं कि दोनों में 23 से डिविजिबल कौन है। 3 0 1 3 को अगर मैं 23 से डिवाइड दूंगा, क्या ये नंबर कट रहा? एक बार में 23 जाएगा, 7 आया, 1 आया, 1 आया, 69 आया और फिर 2 आया और फिर 3 आया और दिख गया कि पूरा ये नंबर कट रहा है, मतलब 3013 जो है वो कौन है? हमारा आंसर है। दूसरा आप चेक कर लेना, और मैं कह रहा हूं वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो 23 का डिविजिबल होना चाहिए। तो 23 से दो नंबर डिविजिबल अगर कैसे हो सकते हैं? अगर हो जाएंगे तो फिर वो 18 से डिविजिबल नहीं होंगे। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। देख लेना दोनों कंडीशन इसी में फॉलो हो रहा है। इस पे तो हमने 18 वाला चेक कर लिया था, ठीक है। देख रहे हैं कि सवाल जैसा भी हो, बट हमारा अप्रोच ऐसा है कि जो आपको सिंपल कैलकुलेशन और सिंपल अप्रोच, जो डिफरेंट तरीके से सवाल को बहुत कम टाइम में लगाने को सिखा रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ आते हैं। आगे तो नहीं चलेगा? हाँ, ये क्या कर रहा है? हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 3 डिजिट नंबर पास्ड इन काउंटिंग द फिगर 3012 टू 399, मतलब 301 से 399 तक आप जब जाएंगे तो 3 कितनी बार आपके पास आएगा? 3 कितनी बार आपके पास आएगा? तो देखते हैं कितनी बार आएगा, काउंट करना आपको। तो ये भी एक समस्या होती है बच्चों के साथ कि काउंट कैसे करें। 300 से नहीं बोल रहा, वो 3 से बोल रहा। तो पहले 3 तो 399 तक हर एक में आएगा, 10-10 बार आएगा ना। तो कितनी बार आ जाएगा? 99 बार आ जाएगा। एक से पहले, क्योंकि आप अगर 301 से जाएंगे तो 301 302 फिर 300 302 फिर 310 भी तो आएगा, फिर 311 312 तो फिर 321 फिर 330 फिर 340 वाला। तो हर टेबल में 3 तो शुरुआत में रहेगा। तो ऐसे 99 तक आएगा। एक से कहां तक जा रहा है? 99 तक। तो 99 टाइम्स तो आएगा ही 3। अब 3 हर कहीं कहीं कितनी बार आएगा? 2 बार आ रहा होगा और 3 बार। कैसे? जैसे मैंने कहा कि जब 3 का टेबल आप लिखोगे तो 301 302 303 फिर 310 पे जब जाओगे 313 भी आएगा, फिर 320 पे जाओगे तो 323 भी आएगा, फिर 330 पे जाओगे तो 333 भी आएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को कि इस 3 को तो मैंने काउंट कर लिया कितनी बार? 99 बार। बट इस 3 में जब आप आगे जा रहे हैं तो यहां भी तो एक 3 आएगा, यहां भी तो एक 3 आएगा, हर बार में एक 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा, क्योंकि 99 तक जाएंगे, 393 तक जाएंगे ना, तो 10वां वाला भी तो काउंट हो जाएगा। तो कितना हो गया? ये हो गया। अब एक बार और 3 काउंट आएगा, जब 330 वाला आप टेबल पढ़ रहे होंगे तो 331 332 ये 40 तक जाएगा। तो इसमें हर बार 3 कितनी बार आ रहा है? हर बार 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है ना। तो यहां भी तो 2 बार 3 आ रहा है। इस पूरी लाइन में 3 ही 3 है। आप देखो, तुम बिल्कुल खोल के बता रहा हूं सवाल को। तो यहां भी 10 बार आएगा, तो यहां 10 ऐड कर दीजिए। 9 9 2 11 और एक एक, सॉरी एक ही तो रह गया, 9 2 11 119। कौन सा ऑप्शन हो गया? तो एक एक चीज आपको मैंने डिटेल में बता दिया कि इस सवाल में कैसे आपको करना था, ठीक है। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। इस सवाल को लगाना, क्या कह रहा है? आपको वैल्यू दी गई है और कहां तक जाना है? रिजल्ट तक। अच्छा, हम वैल्यू क्या कुछ n की पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ ऐसी वैल्यू पुट की तो दो वैल्यू सेम हो जाएगी। मान लो अगर आपने 1 पुट किया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, तो 1 नहीं रख सकते। 0 तो बिल्कुल नहीं रख सकते। और 2 और 3 अगर आपने रखा तो वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ 2 रखा तो ये क्या बन जाएगा?
टू अगर मैं रखूं, यहाँ भी टू रखूं, यहाँ भी टू रखूं, तो कहां तक रखूं? अब टू n तक जाना है, पॉसिबल नहीं है। हमें तो टर्मिनेटिंग टर्म अगर मिल जाता 0 या 1 रखने से, तब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर 1 1 सब में रख लेता तो ऊपर 1 2 3 1 2 3 बन जाता, बट 1 रखने से दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे। यहाँ 1 रखने से ये कितना बन रहा, देखिए 1 रखने से ये और ये बराबर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है 1 रखने से ये दोनों और ये दोनों हो सकता है बराबर हो जाए, इसलिए 1 भी नहीं रख सकते हम। 2 रखने से भी काम और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि 1 तो हर बार आएगा और कहां तक, n तक आएगा। तो सीरीज को लिखकर थोड़ा देखते हैं। पहले 1 माइनस 1/n, मैं ओपन कर रहा हूं, प्लस 1, मैं आपको ओपन कर रहा हूं पूरा, 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 अपॉन n प्लस 1 माइनस 4 अपॉन n, और ये कहां तक है, 1 प्लस 1 माइनस n अपॉन n तक। ये सीरीज कहां तक जा रही है आपकी, 1 माइनस ये और इस फॉर्म में जा रही है। अच्छा 1 कितनी बार आए, 1 2 3 4, अगर 4 बार आता तो 1 इंटू 4 हम लिखते ना कि जोड़ते, और सीधा 4 आ जाता जोड़ने पे, है कि नहीं। तो 4 बार आया तो 1/4 आ जाता। कितनी बार आया, n बार आया है, n बार आया होगा तो क्या होगा 1 इंटू n। तो अगर 1 को मैं बाहर निकालूं तो सीधा n बाहर आ जाएगा, और अंदर अगर माइनस में ले रहा हूं तो अंदर ब्रैकेट में ये जाएगा, तो ये सारे माइनस में 2/n 3/n 4/n और n/n को मैं काट नहीं रहा हूं, n/n को, अब देखो मैं काट नहीं रहा हूं, n/n को ऐसे ही रहने दे रहा हूं, इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर मैं n बाहर ले लिया और 1/n भी कॉमन अगर ले लूं मैं सबसे, तो यहां क्या बचेगा, माइनस, पहले इसको ऐसे ही लिखने देते, एक स्टेप और लिख लेता हूं, 2/n प्लस 3/n प्लस 4/n डॉट 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 n/n तक। अब अगर मैं n है माइनस, यहां से 1/n सब में से कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका, सॉरी ये 1/n तो रह गया ना, इसको छोड़ दिया हमने, 1/n प्लस का, तो अंदर आपको क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 कहां तक, n तक। हमें पता है कि 1 से n तक की संख्याओं का सम करने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं, n माइनस 1 अपॉन n, और ये पूरी वैल्यू n इंटू n माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अगर ये ब्रैकेट खुल जाए तो n से n कैंसिल हो गया, तो n माइनस n प्लस 1/2। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, 2n माइनस n माइनस 1, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, n माइनस 1/2। क्योंकि कौन ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया, क्योंकि अगर आप 1 रखते तो ये तो 0 बन जाएगा और ये पूरा टर्म कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखने पे, और लास्ट टर्म भी 0 बन जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 था, जैसे ये टर्म भी 0 बन जाता, ये टर्म भी 0 बन जाता। फिर फॉर्मूला हमारे पास नहीं था कि 1 से n तक की संख्याओं को जोड़ने का, फिर 2 से हमें पता चलता, तो फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होता, आंसर उससे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि हम 1 मान के जोड़ लेते फिर लास्ट में 2 मानकर जोड़ लेते, लास्ट में एक 1 चला जाता और लास्ट फर्स्ट से भी एक 1 चला जाता 0 होने की वजह से, लास्ट में फिर उनको हम जोड़ लेते तो माइनस कर देते, तो हमारा आंसर फिर नीचे मैच कर लेते वैल्यू रख के, ठीक है। चलते अगले अगले सवाल की तरफ। पढ़े इस सवाल को, क्या कहा जा रहा है, कह रहा है एक परीक्षा में सही उत्तर देने के लिए 1 अंक मिलता है और ना देने के लिए 0 अंक, और गलत उत्तर देने के लिए 1/2 अंक काट लिए जाते हैं। अंबिका ने 120 सवालों के जवाब दिए तो उन्होंने उसे 90 अंक मिले, तो उसने कितने सही उत्तर दिए। राइट एक तरफ लिख दो और एक तरफ रॉन्ग लिख दो, मतलब सही और गलत। अगर सही दे रहा तो 1 नंबर मिल रहा, कितना 1 नंबर, और गलत दे रहा तो 0.5 माइनस हो रहा।
हो रहा है कि नहीं हो रहा? टोटल कितने क्वेश्चन थे? 120। अगर 120 के 120 सही देता तो उसको कितने मिलते? 120 नंबर। एलिगेशन मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगर 120 के 120 उसने गलत दिए तो आधे नंबर कट के कितने होते? 60। रेशियो में ये सही वाला है 1:2। कहा जा रहा है कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 90 अंक मिले। तो पूछ क्या रहा है कि कितने उत्तर सही थे? तो टोटल 120 में से 3 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 40। 60 दूनी 120। हाँ ठीक है, 3 की वैल्यू 30, 30 तिहाई 90। अच्छा अंक निकलेंगे ना, सही वाले कैसे निकलेंगे? सही वाले 3 की वैल्यू कितनी है? 90। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। और सही वाला ये और गलत वाला ये, सही नहीं है लग रहा मुझे। अगर सही के सही और गलत के गलत आ रहे थे तो कितने होंगे? एक नंबर के सही के और आधा नंबर गलत के कट जाते। टोटल 120 दिया, तो अगर सही सारे के सही 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 होते तो कितने मिलते? 120। सारे के सारे गलत होते तो कितने मिलते टोटल? उसको सॉरी गलत हमने लगाया ही है, ठीक है। टोटल एवरेज कितना मिला उसको? 90। अगर सारे 120 के 120 सही हो जाते तो 120 नंबर मिलते। अगर 120 के 120 उसके गलत हो जाते तो कितने नंबर काट लिए जाते? माइनस का 60। अब ये सही वाला है और ये गलत वाला है, सही और गलत वाला। तो 120 और 90 का डिफरेंस कितने का होगा आपका? 30 का। अच्छा दोनों में बड़ा कौन है? 90। 90 में से अगर 60 जाएगा तो 90 और कितना होगा? 150। अगर इनको काटेंगे तो 5:1 आएगा। 5:1। टोटल क्वेश्चन है कितने? टोटल क्वेश्चन 120 है, तो 120 में 6 से देंगे, टोटल सम कितना आ गया? 6, 20। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 5 सही किए तो टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसने? 100 क्वेश्चन सही किए। एलिगेशन मेथड से इसको लगाते हैं, अगर कि सारे के सारे सही हो जाते तो कितना मिलता है? 120। सारे के सारे गलत हो जाते तो कितना कट जाता? 60 नंबर। बट आया एवरेज वैल्यू कितना? 90। इनका डिफरेंस ये एक से बड़ा एक से छोटा, तो 60 में से अगर 90 माइनस करेंगे कितना आएगा? 30। 90 में अगर 60 माइनस करेंगे तो माइनस का 60 है प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 150। तो सही और गलत का जो रेशियो आएगा मार्क्स का, वो कितना आएगा? 5:1। अगर उसने 120 क्वेश्चन आंसर किए हैं तो टोटल वैल्यू यहां से कितने हो गए? 5 + 1 6। 6 की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अगर 5 सही किए तो 20 बच्चे कितना क्वेश्चन सही किए? 100 क्वेश्चन सही किए, उसने 20 क्वेश्चन गलत किए। अब ऐसे भी देख लो, अगर 120 क्वेश्चन है साल में और अगर उसने 100 क्वेश्चन सही किए हैं तो 100 नंबर उसके बने, बट उसने 20 क्वेश्चन गलत कर लिए तो 10 नंबर कट के कितने आ गए? 90, जो हमारा सेटिस्फाइड भी करा रहा है। ठीक है। अच्छा इसको ऑप्शन से भी हम कर सकते थे, अगर हम ऑप्शन से करने आते तो क्या? अगर सर 120 क्वेश्चन अगर उसने सही किए होते तो उसके कितने नंबर आते? 100 क्वेश्चन सही किए तो 100 नंबर आते। बट अगर उसने टोटल 120 अटेम्प्ट किए हैं तो 20 क्वेश्चन गलत करके ये वैल्यू ही सेटिस्फाइड हो रही है। आगे देखते हैं। कर ए बी सी डी आर द डिजिट ऑफ ए नंबर बिगिनिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड देन द नंबर इज। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे आपको ये सवाल ऐसे घुमा रहा है, या आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ सवाल है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सवाल में क्या कह रहा है आपसे, आप आराम से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ए बी सी डी बाईं ओर से शुरू होने वाली संख्याएं के अंक है, तो संख्या क्या रही होगी? बाएं से शुरू होने वाली संख्याओं के अंक है, तो क्या रही हो? अगर कितने अंक के नंबर? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर को लिखते हैं 10x + y, अगर x और y है तो 3 डिजिट को लिखते हैं 100x + 10y + z। मतलब जितने डिजिट का नंबर है, कितने डिजिट का? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 x प्लस, ये 3 डिजिट का था तो 2 जीरो आया, 2 डिजिट का था तो 1 जीरो आया, 5 डिजिट का है तो 4 जीरो आया, फिर घटते चले जाएगा। यहां ए लिखना है आपको, x नहीं ए। फिर ये क्या बन जाएगा? 3b, फिर 100c, फिर 10d + e। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 4 × a
प्लस 10 की पावर 3 इंटू बी प्लस 10 की पावर 2 इंटू सी प्लस 10 इंटू डी प्लस ई। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में क्या है कि आपको बहुत वैरायटीज है सवालों के, तो बहुत वैरायटीज है, एक से एक वैरायटीज आपको मिलेगी सवालों का। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसमें आप बहुत बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि 5-6 डिजिट नंबर, 5 डिजिट के नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सवाल आपसे पूछ लिया जा रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये कितनी बार ये आया है, जैसे रेलवे का तो फेवरेट ही होगा, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, एक आधा सवाल आता ही किसी न किसी शिफ्ट में टकराया है, ये होता है ऐसा। ठीक है, कॉम्बिनेशन का ये सवाल है और कहा जा रहा है कि एक पार्टी में 40 लोग हैं, ये हाथ मिलाने वाला है, गले मिलाने वाला आ जाता है कई बार। 40 लोग हैं और कितने तरीके से वो एक दूसरे के साथ हैंड शेक कर रहे हैं। आप पहले सवाल को समझो, क्या कह रहा है आपको कि 40 लोग हैं किसी पार्टी में और सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो कितनी बार वो एक दूसरे से हाथ मिलाने वाले की कितनी संख्या होगी। हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हो तो हाथ मिलाने वालों की कुल कितनी संख्या होगी। तो जब भी ये सवाल आए कितने लोग हैं, 40, और हर किसी जब एक दूसरे से हाथ मिलाएगा तो कितने हाथ मिलेगा, 2 हाथ मिल रहा होगा। तो कितनी बार से 40 लोग, 40C2 से। 40C2 का मतलब क्या होता है, 40 इंटू 39 अपॉन में फैक्टोरियल 2 780। इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 लोग है, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में आपसे 80 लोगों के बारे में पूछ ले जाए, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम नहीं टेंशन लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखते जाना है, ये पैटर्न लिख लेना है, ये बहुत मिलेगा ही मिलेगा, किसी स्टेट एग्जाम में भी मिल सकता है आपसे। अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें भी पूछ लिया था। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल है, ऐसा नहीं है, बस इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। आप देखिए, सवाल को ऑब्जर्व करोगे तभी भाई हो जाएगा। नंबर सिस्टम में बहुत नंबरों को रिवर्स करके वो सवाल पूछते हैं। ठीक है, आपसे क्या कर रहा है कि when you reverse the digit of 14, a number is increased by 27. How many other 2-digit number increased by 27 when their digit are reversed? सवाल आपसे ये कह रहा है कि 14 एक संख्या है, जब उसके डिजिट को रिवर्स करते हैं तो अगला जो डिजिट रहता है इस डिजिट का डिफरेंस 27 का आ जाता है। तो ऐसे 2 डिजिट के नंबर, मतलब 1 से लेकर 99 तक ऐसे कितने हैं नंबर जिनके डिजिट को अगर हम रिवर्स करें तो उनका भी डिफरेंस 27 रहा होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 13 है, अगर 13 को मैं रिवर्स कर दूं, जैसे पहले उन्होंने 14 को रिवर्स किया, 14 को अगर 41 लिख रहा हूं तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना रहा, 27। अगर मैं 13 को रिवर्स करके लिखूंगा तो कितना आ रहा है, 31। क्या इनका डिफरेंस 27 है, नहीं, तो नहीं होगा। मतलब हमें एक ऐसा नंबर सोचना है कि जब उनको रिवर्स कर रहे हैं तो कम से कम 25 से ऊपर 27 तक का डिफरेंस दिखे हमें। जैसे 13 के बाद अगर 17 पे जाएंगे तो 71 लेके चला जाएगा, 18 81 ले जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, वैसे नंबरों का नहीं लेना है हमें, वैसे नंबरों का लेना है जिनका डिफरेंस थोड़ा कम आए। ठीक है, 27 का डिफरेंस हमें बनाना है। 19 को भी नहीं ले सकते, 91, ये तो 100 के ऊपर वाले नंबर है। ठीक है, 25 पे देखते हैं, 25 को अगर मैं लूंगा तो ये क्या बनाएगा, रिवर्स करके 52। तो ये क्या है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 27 आ रहा है। 25 के बाद अगर आगे जाएंगे हम तो और कौन सा नंबर हो जाता है, 33 को हम 73 ले सकते हैं, 33 है, सॉरी 36 को क्या कर सकते हैं, 63। क्या डिफरेंस 27 का है, नहीं है। और क्या कर सकते हैं, 46 क्या हो सकता है, 70 64, ये भी नहीं है। 14 में से 6 जाएगा, 8 आएगा, नहीं होगा। 47 74 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। 47 को आप क्या लिख सकते हैं, 74, तो ये भी 27 बना रहा है। और कोई हो सकता है क्या, 59 95 बनाएगा, नहीं हो रहा है। 46 हो गया, 47 हो गया, तो 3 आ गए, 3 तो है भी नहीं, और भी ज्यादा होंगे। 57 75 नहीं होगा। 43 47 और ऐसे डिजिट आपको ढूंढने होंगे जो इसके ये में होंगे कि इनमें कौन कौन सा और नंबर हो सकते हैं। जैसे 47 हो गया, 25 हो गया, 46 को देखते हैं, 46 64 है क्या, नहीं 64 नहीं,
14 में से 6 जाएगा 8, 27 हमें चाहिए। 43 और 73 नहीं, 0 आ जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। और कोई 59, 95 हो गया, 69, 96, 16 में से 9 जाएगा 7, ये भी हो सकता है 69, 9 और 96, क्या डिफरेंस है? 16 में से 9 जाएगा 7, 8 में 6 जाएगा 2, 27, कितने आ गए? 4 आ गए। और भी हैं क्या? नहीं, यही 4 है, यही 4 है। और किसी को अगर हम देखें 63, 36 पे चेक कर लिया, नहीं आ रहा, ठीक है। 47, 45 को भी करेंगे तो नहीं आएगा, 54 हो रहा है। 47 को भी चेक कर, 47 हो गया, तो 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। या अगर कोई एक और होगा तो आप देख सकते हैं कि वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि इससे आगे कोई हो सकता है। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो आप ऐसे भी नंबरों को याद करके जाना, इनकी सीरीज लिख लेना कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनके रिवर्स होने पे ऐसा होता है। बट देखो ये 27 का ही मल्टीपल में पूछ रहा है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना। कुछ कॉमन भी है क्या इनके अंदर? 7 4 11, 7 4 11, तो सेम सम तो सेम ही रहेगा। डिफरेंस 27 होना चाहिए, तो वैसे नंबर आपको ढूंढना है। चलो ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें और कोई ऐसा तो है नहीं, देख लेंगे अगर ऐसा कुछ है तो। सवाल क्या कह रहा है आपसे? सवाल आपसे ये कह रहा है कि एक बच्चे को 495 को 36 से गुना करने के लिए कहा गया, ठीक है, लेकिन प्रश्न में उसने अंकों को एक गलती से पढ़ने से वो अपने उत्तर को 16,740 प्राप्त किया, तो उसने गलती में कौन सा अंक लिखा था? मान लो कोई नंबर था n, पहले तो देखो कि किस नंबर से ये आया और उसको 36 से मल्टीप्लाई करके बुलाया 16740। अगर 9 से काटेंगे तो 9 से ये 4 बार में, 9 से ये 1 बार में, 9 8 72 और 77 तब 72, 9 छक 54, फिर 4 से काटेंगे, 4 चौको 16 और ये बन जाएगा 2, तो 4 छक 24 और 4 पचे 20। तो n बराबर इसका क्या था? 465, और वहां n की वैल्यू कितनी ले ली थी? 995। मतलब किसको गलत रीड कर लिया उसने? बीच वाले को, 9 को गलत रीड कर लिया उसने। पूछा वही है आपको, वही आपका आंसर है। तो सवाल ऐसे नहीं कि बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Assuming that a बराबर 1, b बराबर 2 and so on, z बराबर 20, find the value of following question। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, a बराबर 1 b बराबर 1 है, तो आपसे पूछा गया कि अगर अल्फा पर a बराबर 1 b बराबर 2 और आपको नीचे वैल्यू दिया गया है, तो आपको क्या निकालना है? आंसर उसके निकालने हैं। मतलब a बराबर 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया वो, बी और सी। अच्छा, जो अल्फाबेट में जिसकी जो वैल्यू है ना उसके अकॉर्डिंग इसको पुट करना है। आई कितने पे आता है? 9 पे, तो 9 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये इंटू का साइन है, ठीक है। अगर सी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 इंटू सी की इंटू, और पी की वैल्यू कितनी होती है? 16। ये पी है एक्चुअली, रो आपको लग रहा होगा पी है। और आर बराबर कितना होता है? 18, प्लस क्या है? 8। अगर इसको काटेंगे तो 9 से 2 बार में, 2 से ये 8 बार में, तो ये आपका हो गया, ये माइनस का साइन, सॉरी, 81 माइनस 8 प्लस 8, क्या आंसर आ गया आपका? 81 आ गया। बहुत आसान सवाल था कि अज्यूमिंग दैट, ये तो रीजनिंग में भी ऐसे पूछ सकते हैं, वो रीजनिंग के भी सवाल ऐसे ही होते हैं। लेकिन ये कहां आपका पूछ लिया है उसने? मैथ्स के अंदर पूछ लिया, नंबर सिस्टम का एक पार्ट है ये, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर आपसे पूछ लिया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आएगा, ठीक है। कमेंट में आप मुझे इसका आंसर बताओगे कि क्या होगा। ऐसे सवाल आपने सीरीज वाले बहुत लगाए हैं और उम्मीद है कि आपको ये सवाल आता होगा। बताओ, इसके आंसर बताओ आप मुझे।
बताओ आंसर इसका, आप मुझे कमेंट में बताना। ऐसे वाले सीरीज वाले सवाल आते हैं तो इसमें क्या करते हैं आप, सिंपल कुछ नहीं करना होता है आपको। जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो आपको लेना 1 अपॉन गैप डिवाइडेड बाय 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। तो पहले दो टर्म का गैप कितना है, 3 का है, तो 1/3 ले लिया। फर्स्ट टर्म कितना है, 1/1, तो 1 हो गया। माइनस लास्ट टर्म आपका कितना है, 50 है। क्योंकि देखो हर टर्म के बीच का 3 का गैप चल रहा, 3 का गैप चल रहा, 3 का गैप चल रहा, तो 1 अपॉन गैप ले लिया। क्योंकि जब आप सीरीज ओपन करोगे तो वैसे ही बन जाती है, तो मैं इतना नहीं, सीधा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, कि 1 अपॉन गैप आ जाए तो क्या करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, 1/3 कितना एलसीएम आया, 50। 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 49। आपका आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 150। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बताएंगे, पढ़ें इसको और लगाएं। बताएं इस सवाल में क्या था। करा द सम ऑफ टू नंबर्स इज आर एंड देयर क्वोशिएंट इज 5/t, देन द नंबर्स आर। करा दो नंबरों का सम कितना है, दो नंबरों के सम आर है, तो कहा जा रहा है कि s/t अगर उनका क्वोशिएंट है तो फाइंड द नंबर। अगर दो नंबर मुझे ऑप्शन में दिए हुए हैं तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको जोड़ने पे उसका सम आर आ रहा, वही हमारा हो जाएगा। पूरा मुझे निकालना ही नहीं है, मैंने बोला है आपको पेन नहीं उठाना तो नहीं उठाना। पहले देखो कि किसका डिनोमिनेटर मतलब जो हर है वो एक जैसा है, इसका एक जैसा नहीं है, इसका एक जैसा है, इसका एक जैसा है और इसका भी नहीं है, तो इसी को उठा लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, s इंटू टी, एस प्लस टी, ऊपर क्या आएगा, एस आर प्लस टी आर। अगर मैं टी आर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, एस प्लस टी, और नीचे एस प्लस टी तो है ही, कट कर क्या आ जाएगा, आर आ जा रहा है। दो संख्याओं को जोड़ने पे कितना आ रहा, आर आ रहा, तो यही हमारा आंसर है। पूरा डरना नहीं है ऐसे सवालों में कि एस आर टी क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ोगे, पेशेंस रखोगे तो सवाल लग ही जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा आपका सवाल, ठीक है। क्योंकि इस सवाल में आपको वेरिएबल के फॉर्म में नंबर्स दिए गए हैं कि when two numbers are added their sum is r and their quotient when they are divided then quotient is s/t। और आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं कि फाइंड दैट नंबर, तो जो दो नंबर आपको दिए गए हैं ऑप्शंस में उन्हीं को जोड़कर देख लो कि कौन आर बना रहा। अगर मैंने देखा सिर्फ एक ही ऑप्शन जो आर बना रहा, बाकी किसी में आर बन नहीं रहा, तो हमारा आंसर वही हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखें, करा द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू ऑब्जर्वेशन आर 10 and 5 respectively, find the sum of the square of the observation। अच्छा, इससे पहले भी हमने एक सवाल लगाया था, अभी आते हैं। हाँ, ये रिवर्स वाला कि 2 डिजिट नंबर को जब रिवर्स किया जाता है तो इसमें हमारा जो आंसर आ रहा था वो देख लेते हैं, एक बार मैच कर लेता हूं मैं। एक तो 14 और 41 था जो 27 बना रहा था, एक हमने 47 लिया था और 47 और 74 था, ये 27 बना रहा था। एक हमारा क्या था एक हमारा था 69 एंड 96, ये भी 27 बना रहा था। एक और था हमारा, एक और क्या था, 47 हो गया, 25 था, 25 और 52 था, वो क्या बना रहा था, वो भी 27 बना रहा था। एक और था हमारा कोई आंसर 14 और ये तो हो गया 47 74 हो गया, ये हो गया। एक और कोई ऑप्शन था ना हमारा 59 शायद था ना, 59 और 95, 15 में से 9 गया 6, नहीं ये तो नहीं था। दूसरा एक और कोई ऑप्शन था ना, 4 आ रहे थे इसका, क्योंकि एक और था ये वाला हमने लिखा नहीं था, ठीक है। और एक और पेयरिंग हो रही थी, 69 हो गया, 83 शायद हो रहा था, 69 96 तो हो गया था, 74 हो गया, 54 47 46 46 64, नहीं ये भी नहीं था,
ठीक है, एक और ऑप्शन था तो 4 आ रहा था, तो हमारा आंसर इसमें 5 आएगा, क्योंकि ये हमने छोड़ दिया था 69 96 को छोड़ दिया था, इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें सही कर लेना, क्योंकि 4 हमने लिखा क्योंकि रिवर्स करके ही इसमें याद कर सकते हैं, और कोई ट्रिक तो है नहीं ऐसे सवालों में कि आप कैसे आप ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक रह गया था हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 था, डी। अब आते हैं हम लोग कहाँ थे, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया, 25 हो गया, 26, हाँ 26 पे आते हैं। द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू ऑब्जर्वेशन इज 10 and 5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, कोई भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उनका सम डिवाइडेड बाई 2, वो आपको क्या दिया है 10, तो a प्लस बी क्या हो गया आपका 20। ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब इन जो दो ऑब्जर्वेशन ए और बी माना है इसके स्क्वायर का सम आपसे पूछ रहा है, तो ए और बी की वैल्यू ये है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वो जो दो नंबर है उनको अंडर रूट में ले लेते हैं, उनके प्रोडक्ट को रूट में ले लेते हैं, वो कितना है 5 है, तो ए बी बराबर कितना आ गया आपका, अगर स्क्वायर इधर आएगा तो ये कितना बन जाएगा 25, क्योंकि रूट हटा रहे हैं तो यहां भी स्क्वायर कर दिया मैंने और इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो ये हट गया रूट, यहाँ ए बी बराबर कितना बन गया 25। अब हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी आपका कितना है यार 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। ए स्क्वायर एज इट इज रहने दो, बी स्क्वायर बराबर प्लस 2ab। 2ab का मतलब होता है 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 25, तो यहां से आपका कितना आ गया 400 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 50, ये 50 उधर जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 350, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो कमेंट में बोल देना, बता देना। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Determine the integer such that n by 160 is less than 1 by 16 but more than 120। एक पूर्णांक n को इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि n by 160 से 1 by 16 से कम लेकिन 120 से अधिक हो। मतलब n की वैल्यू आपको ऑप्शन से निकालनी है कि अगर n की वैल्यू यहां से पुट कर दें तो वो 116 से छोटा, 1 by 16 से छोटा और 120 से अधिक हो। तो क्या करते हैं कि जब भी फ्रैक्शन में कोई नंबर को आपको, जैसे मान लो 7/8 लिखा हुआ है और 3/5 लिखा हुआ, और मुझसे कोई पूछे दोनों में बड़ा कौन है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मान लो कि 1/3 मैंने लिखा और 1/2, मुझसे कोई पूछे कि दोनों में बड़ा कौन है, तो मुझे पता है ये 0.33 होता है और ये 0.5 होता है, या ये 0.30 होता है, ऐसे हम लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये 0.50 होता है तो नहीं, तो बड़ा कौन है ये, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर जाएगा तो क्या आएगा 2, ये इधर आएगा तो क्या आएगा 3, जिसका न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है वो संख्या बड़ा, ये ऐसे भी बड़ा था और ऐसे भी अगर 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 से तो भी ये बड़ा आ रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा आ रहा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना बनेगा 35 और ये कितना होगा 24, तो बड़ा कौन आ गया ये। तो वैसे ही यहाँ n की वैल्यू अगर मैं 1/60 है और यहाँ 116 से अगर इसको छोटा रखना है तो n की वैल्यू यहाँ से उठाओ, इधर छोटा आना चाहिए न्यूमरेटर। अगर मैं 8 उठाता हूँ तो 16 8 कितना होता है 128, और ये कितना होता है 160, ये बड़ा आ रहा है और ये क्या हो रहा है छोटा, कह रहा है इससे क्या होना चाहिए n/60 इज लेस देन 1/16 बट मोर देन 160। तो 160 दो कंडीशन आपको दी गई, एक बार 1/60 है और 16, तो 8 रखने पे क्या आ रहा है, ये 8 रखने पे आपको 128 बना रहा, तो इससे तो लेस आ रहा है, लेकिन क्या 160 से छोटा है, देखते हैं 20 अगर मैं यहाँ लिखूं 120, ये कितना बन जाएगा 160 और ये भी 160 बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ बड़ी और वैल्यू लेनी होगी, जैसे 9 ले लूं, 9 से मैं कंपेयर करूंगा तो 180 और ये छोटा आ रहा है। ठीक है, बट 16 से क्या हो रहा है 1/16, 16 से अगर कंपेयर करूंगा तो भी 144 और 160। ठीक है, तो ये तो बड़ा ही आ रहा है, मतलब 9 ही वो नंबर है हमारा जो n के बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ कंपैरिजन करना था आपको कि एक बार 16 लेना था और एक बार 9 लेके कंपैरिजन करना, जैसे n/160 मैंने किया। ठीक है, और यहाँ 1/116 था, तो n की वैल्यू चेक करो, 8 अगर यहाँ लोगे तो ये आ रहा है 128,
इसके लिए तो वैलिड है, बट अगर जैसे ही मैं 20 से कंपैरिजन करता हूं कि मोर देन 20 आना चाहिए, तो ये 160 बन जा रहा है और ये भी 160 बनना, तो 8 पे तो हो नहीं सकता, मतलब इसे 9 लेना पड़ेगा, इसलिए हमारा 9 आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा P is a prime number of P divides Q square and then P will not necessarily और 4 ऑप्शन दिया गया कि इनमें से किनको डिवाइड नहीं करेगा। P डिवाइड्स नेसेसरली, मतलब P इनको किन में से डिवाइड नहीं करेगा। रुक जाए मैं पूरा पढ़ लेता हूं, सवाल हिंदी में होगा। यदि P एक भाज्य संख्या और P से विभाजित करता है तो P से आवश्यक रूप से Q स्क्वायर को विभाजन नहीं करेगा। P आवश्यक रूप से Q स्क्वायर का विभाजन नहीं करेगा। P इज ए प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स Q स्क्वायर, ठीक है। देन P विल बी नॉट नेसेसरली डिवाइड, ठीक है। P विल बी नॉट नेसेसरली डिवाइड आएगा, यहाँ किसको डिवाइड नहीं करेगा इनमें 4 ऑप्शन में से। P किसको डिवाइड कर देता है? Q स्क्वायर को। तो हो सकता है कि P Q को भी डिवाइड कर रहा होगा, तो 2Q को भी डिवाइड करेगा। P अगर कोई एक ऐसा नंबर है जो P स्क्वायर से डिवाइड जा रहा है, मान लो जो भी नंबर रहा होगा, तो P को भी डिवाइड हो सकता कर रहा होगा, तो Q स्क्वायर को इसको कितने भी फैक्टर कर लो सबको डिवाइड कर रहा होगा। अच्छा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तब भी कर रहा होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 8 को डिवाइड करता है, ठीक है, तो 2 8 स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 2 8 इंटू 3 को भी डिवाइड करेगा, जैसे यहां 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3 से भी, क्योंकि 2 से ये पूरा कट जाएगा। लेकिन क्या 2 Q प्लस 1 वाला जो ऑप्शन है कि 8 प्लस 1 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा ना। तो यही एक ऑप्शन हमारा जो बी है आंसर हो गया कि P विल नॉट नेसेसरली डिवाइड Q प्लस 1। बाकी सबको तो कर सकता है, जैसे यहां मैंने देखा, बाकी Q प्लस 1 को डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। ये हाँ, एक क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन पूरा 30 का सेट था और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच गए। हो सकता है सेशन में एक सवाल था जिसमें हमने थोड़ा सा देखा, जिसमें 27 का गैप आ रहा था, तो उसको एक बार हम आप भी देख लेना। वैसे सवालों का एक सीरीज बना लेना, ठीक है, कि जिनका हो सकता है वो रिपीट कर दे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो उम्मीद है सेशन सही लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, बताइए उनको, ठीक है। बाकी हमारे साथ बने रहें पूरे एनटीपीसी की तैयारी के लिए, ठीक है। और रेलवे से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको मिलती रहेगी हमारी वेबसाइट पे और हमारे चैनल पे भी, दोनों जगह आपको जानकारी देती रहेगी। और आपकी जो क्वेरी है वो कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप कुछ और चाहते हैं कि सर और दूसरे चैप्टर का भी सोल्यूशन जल्दी लाया जाए, तो हम बीच बीच में उसका भी सोल्यूशन लाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड नमस्ते।